अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, वेलकम टू येट अनदर एपिसोड ऑफ लेट्स राइज। और आज हम बात करने जा रहे हैं नेगोशिएशन स्किल्स के ऊपर। मेरे साथ आज मौजूद हैं सैयद अकील अहमद, लाइव फ्रॉम ओमान, आवर फर्स्ट इंटरनेशनल गेस्ट। सो थैंक यू अकील फर्स्ट ऑफ ऑल एंड वेलकम टू द शो। Thank you, Faizan, for giving me this opportunity. And Assalamu alaikum to you and all the people who are watching us right now. And warm welcome to all the people in this Let's Rise forum. And thank you for the opportunity yet again. थैंक यू सो मच। अच्छा जी, तो नेगोशिएशन स्किल्स पे आज हमारा टॉपिक है और ये टॉपिक हम सब की जिंदगी में और हम सब के साथ बहुत क्लोजली लिंक करता है, क्योंकि हमारी डेली जिंदगी से लेके प्रोफेशनल एक्सपीरियंस तक हर लम्हे और हर स्टेज के ऊपर हम कहीं ना कहीं किसी ना किसी चीज के अंदर नेगोशिएशन से जरूर गुजरते हैं। सो इसी टॉपिक को आज आगे बढ़ाएंगे और अकील से सीखेंगे, थोड़ा सा समझेंगे और जानेंगे कि इस चीज को हम किस तरह से अच्छे तरीके से प्रैक्टिस करें ताकि हमारी ओवरऑल पर्सनालिटी भी बेहतर हो और हम एक अच्छे निगोशिएटर भी बन के सामने आ सकें। क्योंकि हर इंसान के पास काफ़ी ज़्यादा स्पेस होता है अपने आप को मनवाने का। अनफॉर्चुनेटली हम बाज़ औक़ात बहुत सारी चीज़ों के अंदर बहुत ज़्यादा कह लें कि एनर्जी इन्वेस्ट नहीं करते या टाइम इन्वेस्ट नहीं करते उनको एक्सप्लोर करने के लिए। वो कहते हैं ना कि खामोश जिंदगी जो बसर कर रहे हैं हम, गहरे समंदर में सफर कर रहे हैं हम। सो अपने आप को इस खामोश जिंदगी से निकाल के उजागर करने की जरूरत है, अपने आप को जानने की जरूरत है। और आज इंशाल्लाह हमारी कोशिश यही है कि हम नेगोशिएशन के बारे में जरा अच्छे तरीके से जानेंगे और सीखेंगे। तो थैंक यू अगेन फॉर ज्वाइनिंग अस टुडे। सबसे पहला सवाल आई थिंक स्टार्ट करते हैं अपने डिस्कशन को नेगोशिएशन से। एक लेमैन टर्म में नेगोशिएशन क्या होती है या इसकी डेफिनेशन क्या है? अच्छा, it's a very good question, Faizan, and I think यही best question है to start off with the topic. तो सबसे पहले in a general layman's term, so that the masses and the people who are listening to us, they can understand what is negotiation. So negotiation जो है is basically very simply back and forth communication, because what is happening is there are two parties. It's happening between more than one or two parties where they need to come to a consensus. तो इसमें सबसे इम्पोर्टेंट बात फैजान जो हम सबको समझनी चाहिए कि नेगोशिएशन स्टार्ट ही इसलिए हो रही है कि वी नीड टू कम ऑन कॉमन ग्राउंड, वी नीड टू रीच अ कंसेंसस बिटवीन one or more parties. So reaching that consensus, both the parties, they can either have some common goals and they have to come to that common consensus. So they might have differences and they might share similarities. So this back and forth communication in easy terms is negotiation. राइटली सेड। आई थिंक आपने बड़ा आसान अल्फाज में बयान किया कि राइट एंड बैक एंड फोर्थ कम्युनिकेशन जो है किसी एक कॉज के ऊपर हो सकती है, किसी एक खरीदो फरोख्त के मामले में हो सकती है, किसी डिफरेंट सर्कमस्टांस में हो सकती है, किसी चीज़ की सिलेक्शन में हो सकती है। सो थैंक यू सो मच कि आपने इसको बड़ा एलेबोरेट करा और काफ़ी आपने डिटेल में आंसर दिया। हमें मेरी को होस्ट सिद्रा ने ज्वाइन करा है। वेलकम सिद्रा। ओके, एंड सॉरी मैं शुरू में थोड़ा सा इंट्रोडक्शन देना भूल गया अकील का। सो अकील हिमसेल्फ इज सिविल इंजीनियर बाय प्रोफेशन और माशाल्लाह से काफ़ी अच्छी ऑर्गेनाइजेशंस के साथ एसोसिएटेड हैं और प्रोक्योरमेंट स्पेशली इनकी नीश है और काफ़ी इसके अंदर इनकी एक्सपर्टीज़ भी और माशाल्लाह काफ़ी अरसे से ये पाकिस्तान से आउटसाइड एक अच्छी फर्म के साथ एसोसिएटेड हैं और बहुत प्रोफेशनल लेवल पे हेड ऑफ प्रोक्योरमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटीज निभा रहे हैं। सो अकील थोड़ा सा अपने बारे में ऐड कर दीजिएगा अगर मैंने कुछ गलत कह दिया है या मैंने थोड़ा कम बता दिया है तो। नहीं, थैंक यू सो मच फैजान, यू हैव इलैबोरेटेड इन अ वेरी गुड वे। मैं जस्ट अपने लिसनर्स को ये बताऊंगा टू गिव अ ब्रीफ डिस्क्रिप्शन फ्रॉम वेयर आई स्टार्टेड। मैंने और फैजान ने साथ NED से हमारी एसोसिएशन हुई थी। वी वर बोथ पासिंग आउट बैचेस ऑफ 2010 and Faizan was mechanical and I was from the civil batch. And in NED also हमें एक बड़ा अच्छा प्लेटफॉर्म मिला था where we started with co-curricular activities. We both members of the Mosaic Society and मैंने और फैजान ने उस जो हमारा बड़ा फेमस ऑडिटोरियम है वहाँ काफ़ी सेशंस हम लोगों ने ऑर्गेनाइज करे हैं और साथ वी कोलैबोरेटेड ऑन अ लॉट ऑफ थिंग्स। तो मेन ये था कि आफ्टर फिनिशिंग माई सिविल इंजीनियरिंग डिग्री
This is something which is related to negotiations in a way that we, as people in our day-to-day life, we also have to negotiate with our circumstances and never give up, because that is the key to negotiation. So when I graduated as a civil engineer, I started off working as a site engineer, but out in the sun and the hard final goal. And then I negotiated with the circumstances, did my master's in construction management, and came back and started working in a field as a planning engineer, moved my way towards contracts. And since the last 4 or 5 years, I have been working with contracts and procurement. So at the end of the day, it does not matter what your education, your basic education is. If you are a mechanical engineer or a civil engineer, you can move up the ladders and move to some position in life which you feel comfortable in. So for me, I love this role of being able to communicate with people, and in contracts, you have to deal with different parties, associate with other different vendors. So this is something which I enjoy, and I moved my way and made my mark in this organization in this way. Okay, that's very nice, Akhil, कि आप move on करते रहे, and alhamdulillah you have achieved a lot of in your life, mashallah, mashallah. So जी सिद्रा, अखिल से क्या है? मैं तो पूछूंगी भाई, ये नेगोशिएशन में विन-विन सिचुएशन क्या होती है? What's the win-win situation? Siddharth, this is a very good question. And regarding the win-win situation, first I would like to explain to our listeners is that people always think that in negotiations, there is only one party which can win a negotiation, but this is not always the case. And it is paramount that both the parties which are entering into a negotiation, they should feel comfortable and happy going out from the negotiation, feeling that they both have won. And when you get that experience, when you feel that you were negotiating for something and you have reached the common consensus and the grounds, and both the parties leave out of the table thinking that they both have achieved something, that is a win-win negotiation. Now, contradictory to win-win situation, what happens is when you start negotiation with a different party, or for example, you can say it's a negotiation between a client and a subcontractor, or you can say that you want to buy a car and you are going to a seller and trying to negotiate over a price. People always try to haggle and they try to bring down the other party. तो उसमें ये होता है कि आप जो हैं, you come hard on your points and you always try to gain the most out of it. So that relates to selfishness. Whenever you are selfish for a cause, you cannot achieve the win-win situation. So win-win situation में सबसे important criteria ये है कि you have to enter into the negotiation always thinking about the other person's benefit as well, which does not happen. Unfortunately, in this society, you never think about what the other person want. एंड जैसे आप ये शुरू कर देंगे सोचना कि जिससे मैं नेगोशिएट कर रहा हूँ उसके क्या बेनिफिट्स हैं इस नेगोशिएशन में, तो यू विल इवेंचुअली ऑलवेज एंड अप इन अ विन-विन नेगोशिएशन. पर आई थिंक इसके लिए आपको दोनों पार्टीज को अपने दिमाग में ये चीज एक पॉजिटिव थॉट्स के साथ बैठना चाहिए कि नेगोशिएशन का मतलब ये नहीं कि आर्ग्यूमेंट पे कोई बात खत्म हो, बल्कि दोनों के लिए विन विन सिचुएशन होनी चाहिए, कुछ ऐसा होना चाहिए. एग्जैक्टली इसके अंदर एक और चीज पे जो मैं फोकस करना चाहूंगा, इवन आई थिंक फैजाल कैन इलैबोरेट लेटर ऑन, दैट we should focus on that. Imagine the negotiation is a pie and everybody is there to have a specific part of the pie from the negotiation. The selfish party would always try to have the whole pie to itself, but now when you're talking about a win-win situation, you are trying to get the most out of it. So instead of focusing on getting more out of the pie, focus on increasing the pie, focus on elaborating the gains for both the parties so you can maximize your benefits from that negotiation. Okay, that's very nice.
दैट्स अ वेरी गुड पॉइंट डील। आई थिंक कि बहुत जरूरी ये है कि हम उस नेगोशिएशन प्रोसेस के अंदर ये सोच के एंटर हों कि हमारा एंड पॉइंट क्या है, लेकिन हमारे अंदर फ्लेक्सिबिलिटी भी होनी चाहिए। ये नहीं है कि हम अपने आप को इतना हार्ड कर लें कि हम बिल्कुल ही जो है ना वो फर्म हो जाएं एक पॉइंट के ऊपर। आई पर्सनली हैव एक्सपीरियंस्ड अ लॉट ऑफ पीपल व्हेन दे एंटर इनटू अ नेगोशिएशन, तो वो एक ऐसा होता है ना कि इगोइस्टिक माइंडसेट के साथ आते हैं कि अगर अल्लाह ना करे 1 रुपए कम पे डन कर देंगे तो शायद कोई उनकी ईगो को हर्ट कर देगा। और ऑन दी अदर हैंड इफ यू लुक एट इट कि 1 रुपए पे आपने डील लूज कर दी, सो थिंक अबाउट, जिस तरह आपने कहा ना कि बिगर पिक्चर को सोचें, और तहम्मुल मिजाजी बड़ी जरूरी है इस प्रोसेस के अंदर। एक बड़ा जबरदस्त था, एक आई एम नॉट श्योर कि किस बंदे ने ये कोट किया था, बट एक जबरदस्त का कोट था कि यू आर नॉट रॉब्ड जस्ट बिकॉज द अदर पार्टी was smarter than you during negotiation. So अगर आपको कुछ कम पाई ऑफ जो आपकी वाली एग्जांपल में एक लेसर शेयर ऑफ पाई मिलता है, so don't feel like that you are being robbed or you are being hijacked or mugged, but आपको जो है वो थोड़ा स्मार्ट प्ले करने की जरूरत है नेक्स्ट टाइम अराउंड, learn and move along. In this, to add on, Faizan, the important thing which I get from the example you have mentioned is that when you're entering a negotiation, it is important to understand that you never always lose out of a negotiation, even though you don't get exactly what you need. तो यूजर्स को और जो भी लोग हैं जो हमें अभी सुन रहे हैं, and they might in their professional life will enter a circumstance whether they are negotiating. So they have to understand that even though you don't get exactly what you need, but in the future, you might have had some benefits out of this whole process. Maybe you might have won some professional contacts, you might have increased your public relation, you might have won some emotional benefit from the other party that later on, when you're trying to make a deal with them, they have in their mind that this party was negotiating or this person was negotiating with us, and we would have a goodwill gesture for him the next time around. So even if you lose out of a negotiation, you're still winning a lot of the things. So people should not be disappointed that if you don't get your end goal, which you're trying in the first try, maybe in the next round of negotiations, you might hit and achieve some target. Exactly. It means the both sides is a win-win situation. Yes. Yeah. Next question. नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा ये है कि जब विन विन सिचुएशन की बात हो गई है तो उसमें फिर इमोशनली कितना ज्यादा उसका एलिमेंट नेगोशिएशन में जो है वो मैटर करता है? To answer this question, Sidra, what I would like to say is that one of the key factors for negotiation is that you have to be a very good listener. And more from the emotional perspective, although I don't believe that emotions play a very major role in negotiation, because the basic criteria when you're negotiating is you have to do your homework, because negotiating is something which are more dependent on, instead of emotional, on two factors. One is listening and the other factor is the time factor. So if you are a very good listener, that will be your key for resolving the negotiation. Because imagine you're sitting in front of your other party and you are not able to listen to what points they have or what are their constraints, then aapki deal kabhi bhi, you will never be able to reach the deal, because you have to always hear out. And the better listener you are, the better chances you have of gaining what you exactly started off. तो इसमें ये होता है कि जैसे अगर हम लोग एक पार्टी के साथ नेगोशिएट कर रहे हैं एंड वी गिव देम द फर्स्ट चांस टू लिसन टू व्हाटएवर दे हैव टू से, एंड वी ड्रेन देम आउट बाय लिसनिंग टू ऑल देयर क्वेरीज, कंसर्न्स एंड प्रॉब्लम्स दे हैव, then at the end of the day you have a better chance to put forward what your role is for the negotiation. Okay. बिल्कुल ठीक कहा। आई थिंक थोड़ा सा आसान करते हैं इस चीज को समझने के लिए, जरा एक रफ से एग्जांपल ले लेते हैं। फॉर एग्जांपल एक वकील आप बैठे हैं प्रोक्योरमेंट पे,
और आपसे कोई नेगोशिएट करने के लिए आ रहा है जो कि आपको लेट्स से स्पेयर पार्ट्स का आपका वेंडर है कोई, एंड यू नीड दैट, और आपने अपना एक सेट किया हुआ है लेवल, तो अगर आपने जिस तरह बताया कि वो उसकी पूरी बात आप नहीं सुनेंगे, उसके पिच आप नहीं सुनेंगे, तो आप ये नहीं समझ पाएंगे कि उसका मैक्सिमा या मिनिमा क्या है, या कितनी आसानी से आप उसको तोड़ लेंगे। ऐसा ही है। बिल्कुल ऐसे ही है फैजान। एक मैं आपको एग्जांपल दूंगा फ्रॉम माय वर्क एंड रिलेटिंग टू द प्रेजेंट सिचुएशन विद द कोविड-19 पैंडेमिक। अब in the background, I will just inform that I'm working for a desalination plant project. So on every month we have to procure some things which are necessary for the running of the plants. जैसे आपने एक एग्जांपल दी थी, हमें स्पेयर पार्ट्स लेने पड़ते हैं, then every week we have to buy different chemicals which are required for the plant, and these chemicals are coming from all over the globe. So it depends on what good price we get and what meets our technical requirements. The quality team has to approve all the MSDS and the technical data sheets of the chemicals. So बीच में ये हुआ था, there was a certain chemical which we used to buy for the plant which is called ferric chloride, which acts as a coagulant. I will not go into the more technicalities of this to bore my listeners. लेकिन अब ferric chloride जो है we used to buy from India and from Iran, and it used to be shipped to our plants. Now because of the lockdown which happened, the ferric chloride consumption was also on the rise, but because of the lockdown which happened in India, the different vendors over here, they were not able to get it from the manufacturers in India, so they were facing problems with the price. And I had already in the past negotiated to a specific price for the rate of 1 ton of ferric chloride, and they were asking me to increase the price a little bit. So now if you look from the negotiations point of view, if I would have become rigid and would not have allowed them to give them that space, the problem would have happened is that it would have been difficult for them to deliver this price to me, because the manufacturer, because of the pandemic, he had to increase his prices. So before I started the negotiation process with them, I thought to myself that this is something which the plant needs, and without this chemical, the plant won't function. So I spoke with my management, what is the best price which would target and would be appropriate in our budget for us. Then I started the negotiations with them, and I also listened to their side of the story and the problems they were facing to get this material and supply to us, and the reason why they had to increase the price, because the prices, they just don't start from the vendor, they go all the way up to the manufacturer and the problem the manufacturer is facing. So everything is linked all together. So at the end of the day, when you're negotiating over a price, you also have to understand the difficulties of the seller and come to a price which benefits both the parties, rather than only thinking about your interest. It means you have to be a very good communicator too. You know how to communicate then. This is very important, communication. Yeah. And I think Akil, thank you for example. आपने मतलब बहुत अच्छी example दी, और आपने from the procurement perspective दी है. इसके अंदर दूसरी side भी हो सकती है कि जो आपको seller है, how he catches this situation in his or her favor, कि वो इस situation को, चूंकि आप stuck हो एक जगह पे, you need something, और obvious है कि जब इंसान कहीं पे थोड़ा सा इस situation में आता है, when demand and supply gap came, तो वहाँ पे फिर premium selling का option मिलता है सेलर को, और फिर उसके अंदर फिर चैलेंज ये होता है, ये आपको डिसाइड करना होता है फ्रॉम अ सेलर पॉइंट कि आप कितने प्रीमियम पे कस्टमर भी लूज नहीं करेंगे और आगे डील भी अपनी कंटिन्यू करेंगे, क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे अगर आप प्रीमियम के चक्कर में कस्टमर लूज कर देते हैं तो बिग लॉस कहलाएगी रादर देन अ विन। फैजान, मैं आपको एक और एग्जांपल देना चाहूंगा which will make you appreciate sometimes how difficult this process becomes, and like Sidra was saying, that communication is a very important key to resolve the conflicts in negotiation. The desalination plant which we are working in was a BOOT project, and this company is operating this plant for 18 years. It was constructed in the last 2 years. So what happened was, the EPC contractors,
जिन्होंने ये प्लांट बिल्ड करा था, when they left, they had communications with they had contracts with lot of vendors, and some of the vendors, they were not able to complete their works, so some of the payments for these parties were withheld. Now I had the opportunity, whether you can say it is a blessing or advantage, to work with the company who constructed the plant and now with the company which is operating the plant. But there is always a very fine line of whose interest you're protecting. So what happened was, जब हमने ऑपरेशन स्टार्ट करे, जिन वेंडर्स की हमने पेमेंट नहीं क्लियर करी थी, वी हैड टू कॉल देम फॉर हेल्पिंग अस डू द मेंटेनेंस वर्क. तो लास्ट 2 weeks back, one of the vendors was required to come and do some urgent maintenance work in the plant related to the air compressors. तो उसमें ये हुआ कि मुझे वेंडर ने बोला कि हम लोग आके ये काम नहीं करेंगे अनलेस अनटिल आप हमारी पुरानी पेमेंट्स 10% जो बची हुई थी वो रिलीज करें. और जो मेरा मेंटेनेंस मैनेजर था, ही वाज पुशिंग मी कि अकील, दिस मेंटेनेंस वर्क्स नीड टू स्टार्ट वेरी फास्ट एंड यू ब्रिंग देम एंड मेक द डील विद देम. तो मैंने बोला, सर आई कैन नॉट डू एनीथिंग बिकॉज दे आर आस्किंग फॉर देयर ओल्ड पेमेंट्स. और ओल्ड पेमेंट्स आपको पता है फैजान, इट्स विद अ डिफरेंट कंपनी एंड वी आर अ डिफरेंट कंपनी हु इज डूइंग द ऑपरेशंस. तो मुझे डायरेक्टर ने कॉल करी कि अकील, अनलेस अंटिल दे डोंट फिनिश देयर प्रीवियस वर्क्स वी वोंट पे देम, and the minimum you can pay them is 5%. And now this situation was turning into a hostage situation because we don't release their old payments, they don't come and do the works for the maintenance, and the maintenance is required. So then I started negotiating with them. मैंने दोनों तरफ टेबल्स के सोचा, we need to get this work done, but that party is also suffering because of non-payments for the last 6-7 months. And they have this apprehension कि अगर ये लोग हमारे पास आके काम करेंगे, we might take advantage of them by doing the maintenance work, और उनकी जो पुरानी payments है, they will be still kept pending. So after speaking with them, understanding their apprehensions, I convinced them that I will try my level best to clear your old payments. And we set up a different parallel meetings with the old vendor and the previous organization. They set on a specific agenda, they reached a conclusion, 80% of their payments were released, and they agreed to come and do the work for us. And when they came to do the works, they gave us their best price because they were thankful for receiving their old payments. And the payment terms for the operations, they agreed on 50% advance and 50% on the completion of work, rather than asking 100% advance payment, because they had nurtured a trust in us. So trust is also a very key factor in negotiation. Legitimacy of a fair deal is very important, because if the other party feels that you are not doing a fair negotiation with them, then there is always chance of them backing out instead of reaching a success. जबरदस्त जी अकील, आपने बहुत ही डिटेल में एक एग्जांपल दी और काफी अच्छा आपने रिलेट किया उससे भी उसको. जी सिद्रा. और बहुत ही सारे अपनी ये जो हम लोग को एक्सपीरियंसेस शेयर कर रहे हैं उससे वी कैन रिलेट, एंड बहुत बहुत ही अच्छा आपने बताया इस तरीके से. सो आप हमें कोई बहुत बेसिक सी कुछ टिप्स देंगे बीइंग अ गुड नेगोशिएटर, कुछ बेसिक टिप्स? I will for this question, Sidra, I will try to keep it simple, and I will give some basic tips for our masses and people. देखें, सबसे इम्पोर्टेंट बात जो हमें ये समझनी चाहिए कि negotiations we dread a lot, we fear into getting into negotiation. लेकिन negotiation एक ऐसा एस्पेक्ट है हमारी लाइफ का. Before we went live, me and Faizan, we were having a small candid conversation about this, and the main aspect is that हम लोग अपने पूरे लाइफ के प्रोसेस में नेगोशिएशंस तो कर रहे हैं. यू टेक द एग्जांपल ऑफ अ हाउसवाइफ, शी स्टार्ट्स ऑफ हर डे विद नेगोशिएशन. जब वो जाके सब्जियां खरीद रही है तो शी इज नेगोशिएटिंग विद द वेजिटेबल सेलर, और नेगोशिएशन क्या हो रही है कि 1 किलो आलू की प्राइस की डील हो रही है, और उसके अंदर जो आदमी बेच रहा है वो नेगोशिएट इस तरीके से कर रहा है कि वो एक धनिये की एक्स्ट्रा उसे वो गड्डी दे रहा है, and she is negotiating based on that price. So negotiation is also happening with your small
child, you are trying to convince him or her to eat some portion of food, and वो जो है अपने tantrums throw कर रहा है लेकिन वो खा नहीं रहा है, तो there again you are negotiating with him. So the important tips which I would like to give is that based on our small life experience, इसलिए आपको जैसे मैंने बताया कि हम लोग अपनी डे टू डे लाइफ एक्टिविटीज में राइट फ्रॉम द स्टार्ट ऑफ द डे वी आर नेगोशिएटिंग, तो हमें जो है अपने आप को इम्प्रूव कैसे करना है नेगोशिएशंस में इन प्रोफेशनल लाइफ एंड आवर अदर एस्पेक्ट्स, वी हैव टू नंबर वन be a very good communicator so that we can convey our thoughts easily, because communication is a very important aspect of negotiation. Second is we have to be a very good listener. अब फॉर एग्जाम्पल आप कोई चीज खरीदने जा रही हैं, तो अगर आप अपना पॉइंट ही पुट फॉरवर्ड करती रहेंगी और दूसरे का पॉइंट नहीं सुनेंगी, तो यू वोंट बी एबल टू रीच योर डील. तो यू हैव टू गिव स्पेस टू द अदर पर्सन एंड लिसन हिम आउट. ही वुड टेल यू स्टोरीज कि बाजी ये कपड़ा मैं इतने में नहीं बेच सकता आपको, इसलिए इसकी जो है मार्केट के अंदर इतनी प्राइस बढ़ गई है, हम लोग ये कहीं से लेके आ रहे हैं, इसके ऊपर ये खर्चे. लिसन देम आउट एंड देन उसके बाद आप अपना पॉइंट पेश करें कि ओके आपने ये सारी चीजें बताई हैं, लेकिन माय पॉइंट ऑफ व्यू इज कि मेरे ख्याल से इसकी ये प्राइस होनी चाहिए बेस्ड ऑन व्हाट बैकग्राउंड्स एंड रिसर्च यू हैव डन. अच्छा, इसमें एक और इम्पोर्टेंट पॉइंट ये कि व्हेन यू आर नेगोशिएटिंग यू शुड डू अ वेरी गुड रिसर्च वर्क. सो रिसर्च वर्क बिफोर एंटरिंग द नेगोशिएशन इज वेरी इंपॉर्टेंट, कि आपको ये पता हो कि व्हाट आर योर फैक्ट्स एंड फिगर्स व्हिच यू आर ट्राइंग टू पुट. अगर आपको यही नहीं पता है कि व्हाट यू आर ट्राइंग टू नेगोशिएट, व्हाट इज योर फाइनल गोल, आपकी क्या स्पेसिफिक मार्जिन आप अचीव करना चाह रहे हैं, तो देन you will not be able to come out being a good negotiator. Exactly. और आपने तो मुझे लॉकडाउन में मैं बहुत मिस करी कपड़े खरीदना है एवरीथिंग, तो आपने मुझे रिकॉल करा दिया कि हाउ मच आई एम मिसिंग एवरीथिंग, बिकॉज बीइंग आई एम आल्सो अ फैशन डिजाइनर, तो हमारा ये रोज का काम है कपड़े खरीदना है, नेगोशिएशन करना, सो आई कैन रिलेट इट. बिल्कुल ठीक है. बहुत ज्यादा हमारी रूटीन लाइफ के अंदर नेगोशिएशन चल रही होती हैं, और काफी डाउन लेयर पे भी अगर हम देखते हैं, इसको माइन्यूट लेवल पे देखें या मैक्रो लेवल पे देखें, वो एक अलग बात है. अच्छा, जो आपने बात की ना कि हम कभी कभार रिसर्च नहीं करते, रिसर्च करना बहुत जरूरी है, तो उसके अंदर थोड़ा सा चैलेंज ये है कि जब हम स्ट्रेटेजिक कोई परचेज कर रहे होते हैं, बिगर आइटम्स, हाई वैल्यू आइटम्स, तो हम मतलब दिन लगा देते हैं ना, महीने लगा देते हैं. आप किसी को कहें कि जी आपने कोई फर्नीचर लेना है, तो वो ऐसी रिसर्च होगी ना कि जिसकी कोई इंतहा नहीं होगी, रेफरेंस भी आ रहे होंगे, रिकमेंडेशंस भी आ रही होंगी, और अगर कोई मामूली सी चीज लेनी होगी, रिस्ट वॉश लेनी है या कोई परफ्यूम वगैरह लेना है, तो बस जो उसने कह दिया, थोड़ा बहुत इधर उधर किया, अब आपने बात हो सकता है द अदर पर्सन प्लेड वेल, स्मार्टली उसने आपको खेल के, आपने वहां पे ये वाला एलिमेंट बिल्ड नहीं किया. रूटीन प्रोडक्ट्स में आप नहीं करेंगे, और स्ट्रेटेजिक परचेज में जो है वो इतने ज्यादा करेंगे कि वो भी, आई थिंक कि दोनों चीजों का मिक्स एंड मैच जरूरी है, एक बैलेंस होना चाहिए. Faizan, I agree with you on this point, and I have learned this from the European people which I'm working with. And up to khair, the world is expanding and we have so many horizons. The internet is always with us on the go. तो इसके अंदर जो सबसे इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट, जैसे फैजान आपने कहा है कि हम लोग अगर कोई नॉर्मल सी भी चीज ले रहे हैं, जैसे एक रिस्ट वॉच ले रहे हैं, तो बहुत आसान है कि आपने कौन सा ब्रांड लेना है, आपने वो गूगल पे उसका नाम लिख दिया, यू गेट डिफरेंट ऑप्शंस, आपने उसके अंदर एक जल्दी से एक कंपैरेटिव बना लिया कि ये ऑप्शन के अंदर ये एडवांटेजेस हैं. फॉर एग्जांपल, इफ आई एम बाइंग दिस ब्रांड, व्हाट आर द फीचर्स आई एम गेटिंग. या अगर फॉर दैट मैटर एक छोटी सी चीज है, आप एक मोबाइल खरीदने जा रहे हैं, तो अगर आप ऐसी मुंह उठा के मोबाइल खरीदने चले जाएं, तो देयर इज नो वे यू कैन गेट अ बेटर डील. लेकिन अगर इफ यू हैव डन अ 30 मिनट्स होमवर्क कि मैं एक एंड्रॉइड फोन लेने जा रहा हूँ, या आई एम गोइंग फॉर एन आईफोन, या एंड्रॉइड फोन में आई एम गोइंग फॉर सैमसंग, आई एम गोइंग फॉर हुआवे, and what is the reason why I'm going, what this model, this is a specific price which I have found on the internet, और इसके अंदर ये फीचर्स हैं, और ये देख के अगर आप जाएंगे शॉप पे, then you are having a lot more chance to negotiate and come down with a good price rather than आप ऐसे ही उठ के अगर चले गए. तो फैजान, very good point which you have come up with. Yes, homework जरूरी.
सो आई थिंक अकील अब थोड़ा सा ना हम कमेंट्स की तरफ आएंगे. थैंक यू फॉर एलिब्रेटिंग दिस पॉइंट. फर्स्ट ऑफ ऑल ऑडियंस से मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर आपने हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज कर लें. लिंक स्क्रीन पे आ रहा है. कमेंट्स की अगर बात करते हैं तो स्टार्ट में वेलकम सिद्रा, आपको मैसेज आया हुआ है. थैंक यू जी. सलाम वालेकुम अस्सलाम. व्हाट आर गुड नेगोशिएशन स्किल्स? आई थिंक अकील ने थोड़ा सा इसके बारे में बता दिया है. जिस तरह आपने बताया कम्युनिकेशन की बात की अकील ने लिसनिंग की बात की, और थोड़ा सा एक तो ये 2-3 स्किल्स की बात की थी अकील ने. एक दो बातें उन्होंने जनरल एस्पेक्ट में की थी कि टाइमलाइन और ट्रस्ट आई थिंक बहुत जरूरी है. थोड़ा इस पे मजीद कहेंगे कुछ अकील? वैसे we have already spoken on this, but just to answer Dania on this, that again I would say that important negotiation skills are listening, communication, and not focusing on a specific timeline. Because if you focus that I would have to close this deal in the specific time, then you would never be able to reach. So keep a bigger margin, go in with your best homework, and you will be then able to achieve the best results out of a negotiation. जी सिद्रा, नेक्स्ट जो है वो हम लोग मुझे ये पूछना था कि डू यू थिंक नेगोशिएशंस आर इम्पोर्टेंट रिलेशन Do you think negotiation skills are important in relationships? This is a very good question, and before I start with this, before I start to answer this question, there was another thing which is very closely related to negotiation, which when you're learning negotiations professionally, you might have heard of this term which we use, BATNA. BATNA stands for Best Alternative to a Negotiated Agreement. तो अब इसमें क्या होता है कि जब आप नेगोशिएशन स्टार्ट करते हैं तो इसके अंदर बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि बिफोर इवन यू एंटर इनटू द नेगोशिएशन यू शुड नो व्हाट आर योर ऑल्टरनेटिव्स. आपके पास डिफरेंट ऑल्टरनेटिव्स क्या हैं. तो ये जो बैटना का प्रिंसिपल है, जब हम लोग डिस्कस कर रहे थे, आई रिमेम्बर द प्रोफेसर गेव अस दिस एग्जांपल्स ऑफ नेगोशिएशन स्किल्स इन रिलेशनशिप. इसलिए देखें, व्हेन यू आर ट्राइंग टू रिजॉल्व अ कॉन्फ्लिक्ट with your spouse or with a very close friend of yours, तो आप उस वक्त जो है बैटना के प्रिंसिपल को लेके नहीं आएंगे, because at that time this is a complex thing which you're talking about. These are relationships where you don't have any alternative, because if you are trying to resolve a conflict with your better half, so what is the alternative? There is no alternative. The only alternative is you have to resolve the conflict. If you're trying to solve a problem with a very good friend of yours, what is the alternative? There's no way out. You have to solve the problem. So when you are negotiating with your relationships, number one is the term negotiation is a bit hard term. When it comes to relationships, you have to always hear them out, try to listen the other side of the story, and try to focus on the win-win. Because in this what happens is आपको उनकी तरफ से सोचना है कि उनके concerns क्या हैं, and try to bring the negotiation to a point कि ये चीज अगर achieve हो जाए, that will be better for that other person. For example, मैं आपको एक simple सी example देता हूँ. I'm having a discussion with my wife, and I'm trying to pursue her to learn driving, but she's apprehensive and she does not want to learn driving, and she does not want to even think about starting to drive or go towards that specific medium. So then what I do is, अगर मैं negotiate करता हूँ और मैं try to push her that you have to do this, it will not resolve the conflict. Neither it will be a good negotiating skill. So what would I do is, I would tell her, see, I am busy with my work and you have to take the children outside. You have to do a lot of things on your own. You have to go to shopping. There are times when I'm not at the house. So if you learn this driving skill, you will be able to go visit your friends, go and shop on your own, take the children out on a good time. So giving her the advantages
associated with the things she likes, shopping, going out, taking the children to a park, and connected to the final goal, which is driving, which creates a win-win situation. She gets what she wants and I get what I want, making her acquire the driving skill. Very smart. आपने एसोसिएशन ऐसे क्रिएट कर दी है कि फिर तो भाभी लाजमी इस तरफ आएंगी और जरूर ड्राइविंग सीखेंगी. सो गुड वन ऑन दिस. आई थिंक कि जिस तरह आप बटना की आपने बात की है, तो आई थिंक कि उसी पे थोड़ी सी डिस्कशन को आगे बढ़ाते हैं कि बेस्ट ऑल्टरनेट फॉर नेगोशिएबल ट्रेड एग्रीमेंट. इसकी कॉमन एग्जांपल अगर हम दें तो एक बायर है, एक सेलर है, सही है. अब एक बायर, लेट से मैं बायर हूं, आप सेलर हैं, ठीक है, और आप मुझे अपनी गाड़ी बेच रहे हैं लेट से 2 लाख रुपए के अंदर, फॉर एग्जांपल. अगर आप मतलब इसको सेट करते हैं जरा आप एग्जांपल को बटना के अंदर, तो आप कितने में गाड़ी बेचना चाहेंगे? कोई भी. Can I get the question again, Fazan? मैंने कहा एक जनरल एग्जांपल बटना को जरा समझाने की कोशिश करते हैं ऑडियंस को आसान अल्फाज में. तो बटना के अंदर एक सेलर है और एक बायर है, ठीक है. अब आप फर्ज करें सेलर हैं और मैं बायर हूं, एंड यू आर सेलिंग योर कार टू मी. तो एक एग्जांपल सेट करते हैं, थोड़ा सा कॉन्टेक्स्ट सेट करते हैं कि आप कितने में बेचना चाहेंगे अपनी गाड़ी जनरली. व्हाट इज योर मैक्सिमा एंड व्हाट इज योर लास्ट लिमिट? अच्छा, we are just setting an example. So we Yes, can yes. say that, for example, 2 lakhs is the target price which I want to sell the car. ओके. और आपका And लास्ट पॉइंट? The last point would be say 1.5 lakhs. ओके. तो 1.5 लाख से 2 लाख के दरमियान आप बेचना चाहते हैं. और आपका 1.5 लाख से अगर आपको कम मिलती है वैल्यू तो आप नहीं बेचेंगे, और 1.5 लाख से 2 लाख के दरमियान मिलती है तो हमारा नेगोशिएशन हो सकता है. और अगर 2 लाख मिल जाती है तो आप डिलाइटेड हो जाएंगे और मुझे फौरन ही दे देंगे चाबी. तो और अगर मैं अपने आप ऊपर देखता हूं तो लेट्स से कि मैं अपनी रेंज देखता हूं कि मेरे पास मैक्सिमम है 170 का और मिनिमम है मेरे पास 140 का. तो हमारा बटना यहाँ पे आई थिंक इसके अंदर जोपा एक होता है ना चीज, मिडिल पॉइंट, जोन ऑफ पॉसिबल एग्रीमेंट. ओके. सो हमारा इसमें जोन ऑफ पॉसिबल एग्रीमेंट क्या होगा? 150 से 170. इसके अंदर हमारा जो जोन ऑफ पॉसिबल एग्रीमेंट होगा दैट वुड बी 1,40,000 to 1,70,000, considering both the parties, the seller and the buyer together. नहीं, लेकिन आपकी तो मिनिमम 150 है ना. आपकी मिनिमम 150 है, मेरी मिनिमम 140 है. हम दोनों का ग्रे म्यूचुअल एरिया तो 150 से 170 के दरमियान है. Exactly. लेकिन अब इसके अंदर जोपा के अंदर फैजान एक और प्रिंसिपल है which since you have put this problem so that we can tell our listeners, if I stick to 150 and ठीक है. जैसे फॉर एग्जांपल आप ये बता रहे थे कि आपका जो मैक्सिमम है वो 150 आपने बताया था. 1,70,000. मैं अगर इससे ज्यादा प्राइस आप मुझसे मांगेंगे तो मैं आपसे गाड़ी नहीं लूंगा, सिद्धरा से ले लूंगा. राइट. तो इसके अंदर ये है कि अगर मेरा जैसे टारगेट प्राइस वाज इफ आई गेट 150, दैट इज आई वोंट गो बिलो 150. तो देन व्हाट वी आर टॉकिंग अबाउट इज दैट ऐसे ही है, ठीक है, 150 and 170, दैट इज द जोन ऑफ पॉसिबल एग्रीमेंट. यस. मतलब हमारे दरमियान कोई एग्रीमेंट गाड़ी की डील के अंदर जोन ऑफ पॉसिबल एग्रीमेंट जो बनेगा वो 1.5 लाख से 1,70,000 के दरमियान बनेगा तो हमारी डील होगी, वरना हमारी डील नहीं होगी, क्योंकि मेरी रेंज 1,40,000 से 1,70,000 है और अकील के दिमाग के अंदर है 1.5 लाख से 2 लाख. तो ये एक बेसिक कॉन्सेप्ट है जो हमने एक एग्जाम्पल के थ्रू बटना का आपको समझाने की कोशिश की है. एंड आई थिंक हम आसानी से हम समझा पाए होंगे तो अच्छा है. और इसके अंदर ये होता है कि अगरचे हमारी डील नहीं होती तो फिर मैं अपना ऑल्टरनेट ऑप्शन देखूंगा, अकील अपना ऑल्टरनेट ऑप्शन देखेगा. ऐसे ही है ना? अच्छा फैजान, इसके अंदर एक और इम्पोर्टेंट चीज है जो यूजर्स को समझनी चाहिए कि आपके अगर हम लोग पर्सपेक्टिव से देखें, आप एक गाड़ी खरीदना चाह रहे हैं तो आप इस नेगोशिएशन प्रोसेस के अंदर एंटर होने से पहले आपका जो बैठना होगा, अपार्ट फ्रॉम दिस न्यूमेरिकल फिगर जो हमने अपने लिसनर्स को समझाई है, आपका बैठना ये होगा कि अगर मैं ये डील रीच नहीं करता तो व्हाट आर माय अदर ऑल्टरनेटिव्स, वो आपको सबसे पहले लिस्ट डाउन करने हैं
कि अगर मैं अकील से ये गाड़ी नहीं खरीदूं तो और कितने लोग हैं who are selling out different cars जिनके पास मैं जा सकता हूँ. Whether you have done your homework कि you're going for a used car, तो इतने और लोग हैं with the same price range जिनके साथ मैं negotiate कर सकता हूँ. या I would go to a dealer, or if I don't reach any of these agreements, I might rent a car and use it for a specific period. तो वो सारी चीजें आपके पास होनी चाहिए. तो that would make you comfortable कि जब आप मेरे से डील कर रहे हैं and you are trying to bring me down even below the range of 150, तो आप मुझे ये कह सकते हैं कि you are selling me this specific car जिसके अंदर ये फीचर्स हैं और आप मेरे से 1.5 लाख मांग रहे हैं, लेकिन I have a offer in my hand which is for 1,30,000. इसके अंदर ये पॉइंट्स हैं, बस आपके you have these advantages, but if you don't give me the specific price, I have the chance to walk out and go to the other person. तो with this you are in a very good position. तो ये बैठना जो है, इसके अंदर इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट ये है कि हर बंदे को ये पता होना चाहिए कि अगर ये डील साइन ऑफ नहीं होती, am I in a powerful position or I have to stick on this. और फॉर एग्जाम्पल इसको हमने एक और इजी मेथड से अपने यूजर्स को समझाएं, जो कि एक डेली प्रिंसिपल है हम सबकी लाइफ में. व्हेन वी आर नेगोशिएटिंग अ स्पेसिफिक job prospect, so when you're talking to your employer, so you are then, after they have gone through your credibilities, you've had your interviews, the main question comes, they ask you what is the salary you're looking for. तो ये एक बड़ा important question है. इसके अंदर everybody is in the complex कि if we tell them too much they might walk out, if we tell them too less we might get accepted with this in fear in our heart कि मैं काश ज्यादा डिमांड कर देता, राइट. तो उसमें फिर ये होता है, सैलरी पे आऊंगा. एक मिनट, कि सैलरी का बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और सबके दिमाग में है. सैलरी नेगोशिएशन पे तो बहुत बात की जा सकती है. थोड़े से कमेंट्स लेते हैं, इस पे मैं लास्ट में आऊंगा आपके पास दोबारा से. जी सिद्रा, कमेंट्स की तरफ आइएगा. ओके, आई थिंक यहाँ तक हमने कवर कर लिए थे. ये वाला सवाल है, how bargaining and negotiation are different. Bargaining and negotiation are different. Negotiations are different. Yes. I think first we'll take स्टार्ट करते हैं सिद्रा से, उसके बाद अकील से इस पे ओपिनियन लेते हैं. जी सिद्रा, आप बताएं आपका क्या ओपिनियन है. I think yes, बिल्कुल डिफरेंस बहुत है. बार्गेनिंग जो है उसमें हमें ऐसा लगता है कि इट्स नॉट अ विन विन सिचुएशन. इट्स लाइक हमें ऐसा लग रहा होता है कि हमने सामने वाले को जो है वो उससे हमने कम करा के एंड वी बाय इट. और नेगोशिएशन में इट्स अ विन विन सिचुएशन, लेकिन बार्गेनिंग इज नॉट अ विन विन सिचुएशन. ऑल्दो वो उसको अपना नुकसान करके नहीं दे रहा होता, लेकिन हमें लग रहा होता है वो हमने तो इतनी प्राइस में ये चीज ले ली है, तो हमने तो विन कर लिया सिचुएशन. ऑल्दो इट्स नॉट द केस. चलें, थैंक यू फॉर योर इनपुट. अकील बताइएगा पहले तो सिद्रा ने जो बताया वो किस हद तक सही है, और उसके अंदर ऐड ऑन करना चाहेंगे और अपना ओपिनियन भी दें प्लीज. I would just add on a little bit. Partially what Sidra has said is correct. Bargaining is something which you associate with haggling, because what's happening is when you're trying to bargain, I wouldn't say it's not a bad thing, but when you're trying to bargain, it's just a one-way communication. You're pressing on another person, trying to achieve your target in your mind for something which you believe you should get for this much amount. मतलब आप सिंपल एग्जांपल ले लें, आप जाते हैं कोई स्पेसिफिक प्रोडक्ट खरीदने के लिए, आपके माइंड में ये है कि ये चीज इतनी की होनी चाहिए और मुझे ये इतनी की चीज चाहिए. तो देन यू कीप ऑन रिपीटिंग टू द पर्सन यू आर ट्राइंग टू बाय फ्रॉम कि आप प्लीज कोशिश करें इसको इतने का कर दें, इतने का कर दें. बट इन नेगोशिएशन व्हाट इज हैपनिंग इज यू आर लिसनिंग आउट टू हिम आल्सो. So always it's helpful that the communication is two-way rather than you imposing what you want on the seller or the buyer. बिल्कुल ठीक कहा आपने. एंड आई थिंक सिद्रा ने भी काफी लर्न कर लिया होगा बटना मॉडल के बारे में. वो अपनी भी बटना को काफी ज्यादा यूज करेंगी. तो थैंक यू फॉर क्लैरिफाइंग दिस क्वेश्चन. एक कमेंट आई थिंक आपके लिए आया है, ये नुमान मोतीवाला का या टीम के लिए आया है, थम्स अप का. सो थैंक यू नुमान. Thank you. एंड आई थिंक दिस इज स्पेसिफिकली फॉर अकील. मोहम्मद साद कह रहे हैं थम्स अप.
Thank you, sir. अच्छा, अकील, एक चीज मैं कहना चाह रहा था कि निगोशिएशन हर चीज में हो सकती है, लेकिन निगोशिएशन आसान है या मुश्किल है, ये वेरी करता है। Exactly. सही है ना? इसीलिए Iskandar Fazan, I would like to add something. This is a very good story, and I always feel this story is very close to my heart. जैसे आप कह रहे हैं आसान और मुश्किल, let me tell you a story about negotiating the impossible. This is way back in the 1900s. US president का presidential campaign चल रहा था. तो if I remember it right, it was Theodore Roosevelt. तो उनके campaign manager से गलती ये हुई कि he printed out 3 million pamphlets which were for the campaigns, and they had to be posted everywhere to promote the presidential elections for the specific candidate. अब उसमें the blunder he made was he forgot to take the permission of the studio and the photographer before printing the pamphlets. So the copy infringement laws are very hard. तो आपको पता है कि एक pamphlet के ऊपर जो fines थे that were $1. So it was a straight case of $3 million. So what he did was, now you have made a blunder, and sometimes वही जो बैठने के example है relating to this, reverse बैठना is very important to think जो दूसरा person है उसके alternatives क्या हैं. तो उसने telegram लिखा studio वालों को, और उसके अंदर उसने he kept it short and simple, and he said that we have an idea of using the picture of the candidate for promoting on a pamphlet, and will you be ready to use the picture, and what is the fees you will pay us for using this picture? Hope to get your reply soon. तो स्टूडियो वाले ने उसको बोला कि we are just initial startup, so we will offer $250. So he took those $250 from that studio, used that picture, and escaped from a political embarrassment of 3 million by taking an advantage of 250. तो इसके अंदर देखें, what we learn is that sometimes you have to be very smart from where you start. Imagine अगर वो उससे ये start करता कि हमसे ये गलती हो गई है, and then we need your permission and all this, that would have started the negotiation in a very different way. So he took advantage of the situation and took money from the studio using those pamphlets for the promotion. ब्यूटीफुल, It's very smart. Yeah. जबरदस्त आपने एग्जांपल दी है जी। सिद्रा, ये नेक्स्ट कमेंट क्या है? We call it bribe, giving something in order to get what you want, plus put some light. प्लीज पुट सम लाइट. सो आई थिंक ये ब्राइब की बात, अच्छा, गिविंग समथिंग, ओके, इट्स मोर लाइक गिव एंड टेक वाली बात आ रही है यहाँ पे. I think Laiba, bribe is something which is very clear and is forbidden in any kind of business, not a good practice. So, but if you're linking it to give and take, that is different. So give and take could be a different thing, but we won't associate it with bribe. So bribe is a different subject, and we should always try to be away from it. And I wouldn't associate bribe with give and take. Give and take, what you're saying is, especially in terms of negotiation, when you're negotiating with a party, you always have to give in to some of their demands for being able to make them accept for some of your things. For example, if you're very rigid in a negotiation, it will never work out for you. तो आप जब negotiate कर रहे हैं for any matter, like if it is between a client who is negotiating with a subcontractor or a vendor for them to achieve a certain work they have to give in, तो अगर client जो है वो बहुत ही ardent है, rigid है, तो he will not be able to get a good deal from any prospective vendor unless until he gives in. जैसे अगर vendor उसको बोलता है कि sir, we will accept all your propositions, but we have this specific demand, and if that is within their zone of possible agreement,
they would have to, give in to make the deal. So that is my take on this. Okay. I think thank you I आपने think बहुत कि अच्छा लाइबा को अपने सवाल का जवाब मिल गया होगा. जी बिल्कुल. आई थिंक कि मैं एक एग्जांपल बड़ी इंटरेस्टिंग मेरे दिमाग में आई है, अकील ने जो लास्ट बात शेयर की है ना उसी से रिलेटेड, कि आपने स्टार्ट कहाँ से करना है ये बड़ा जरूरी होता है. सो मैं बहुत ही लेमैन टर्म में एग्जांपल देता हूँ. आई थिंक ऑडियंस बड़ा अच्छा रिलेट करेगी इसको. मैं एक मतलब आउट ऑफ सिटी था, कराची से बाहर इंटीरियर सिंध में. सो वहाँ पे एक मैकेनिक शॉप थी, एक अच्छी बड़ी सी, एंड वहाँ पे एक साहब आए अपनी प्राडो के अंदर, और उन्होंने कुछ रिपेयर वर्क उनसे करवाना था, थोड़ा बहुत काम करवाया, और जब उसने काम वाम कर दिया तो उसने बिल दिया उनको. तो उन्होंने सॉरी उन साहब ने उसको 5000 सॉरी उन्होंने उन साहब ने बिल के पैसे देने के बजाय उससे बिल मांगा कि जस्ट गिव मी द बिल सो आई कैन पे यू. तो उस बंदे ने बड़ी डिटेल में बहुत ही सोच समझ के गाड़ी वाड़ी देख के, होता है ना हमारे यहाँ की बड़ी गाड़ी है तो जरा साइंस लगाते हैं लोग, और छोटी गाड़ी में कोई होता है तो उतनी साइंस नहीं लगाते, तो वो पूरी साइंस लगा के उन्होंने बिल प्रिपेयर करके उनको भेजा. अच्छा, वो साहब बिल देख के हैरान रह गए. वो गाड़ी से उतर के नीचे आए और आके उसको कहने लगे, आप सच्ची में सही बता रहे हैं? हेलो. Yeah, I think we lost you, Fazan, for a little bit. ओके. Yeah. सो आई विल कंटिन्यू फ्रॉम वेयर आई लेफ्ट. तो मैकेनिक ने कहा, जी नहीं, मैंने तो बड़ा जबरदस्त बिल बनाया है और बड़ा मैंने सोच समझ के बनाया है, इसमें तो गलती हो ही नहीं सकती. तो उन्होंने कहा, बड़ी हैरत की बात है, आपने, मुझे लग रहा था शायद आपने एक जीरो कम लिख दिया, आपने 1500 लिखा हुआ है, मैं तो हमेशा 15,000 में कराता हूँ अपनी गाड़ी ठीक. तो लुक एट इट के फ्रॉम अ पर्सपेक्टिव के, चूंकि वो एक माशाल्लाह अच्छे रीजनेबल हैसियत के मालिक होंगे, तो वो एक अच्छी प्रीमियम लोकेशन से अपनी गाड़ी को जो भी सर्विस वगैरह करानी होती है वो कराते होंगे, और उनका एक प्रीमियम लेवल सेट था बड़ा हाई. और वही काम एक छोटे मैकेनिक ने एक आउट ऑफ सिटी में सर्विस में काफी कम पैसों में कर दिया. वो अच्छा खासा प्रीमियम चार्ज कर सकता था, लेकिन चूंकि वो मिस कैलकुलेट कर गया पूरी सिचुएशन को, और वो ये भी समझ रहा था कि शायद मैंने 1500 भी ज्यादा ही ले रहा हूँ उनसे. सो वहां पे वो अच्छा नेगोशिएट नहीं कर सका. बट फैजान, दिस इज वन पर्सपेक्टिव, लेकिन मुझे लगता है कि प्रॉब्ली जैसे हम लोग शुरू में बात कर रहे थे, यू नेवर लूज आउट ऑफ अ नेगोशिएशन. उसके इस गुड गेस्चर की वजह से, बिकॉज आई एम श्योर जो उसने प्राइस लिखी है, ही वुड हैव केप्ट हिज प्रॉफिट्स, he would not have put a bill जिसके अंदर उसको losses हो रहे होंगे. With this reasonable bill which he gave to that person, he has won the PR of that person. Probably जब वो आदमी वापस गया होगा, he would have recommended a lot of people to go to that specific person to do their repairs from that shop. So a win-win situation there for him. Honesty always pays off, I think. It does. जी सिद्रा. So, do we have another comment? Do we have any other questions in the comments? Do we have? नहीं, अभी कोई कमेंट नहीं है. मैं सिर्फ एक चीज ऐड करना चाह रहा था जो अभी अकील ने पॉइंट रेस किया था कि इसी के ऊपर के ड्यूरिंग अ नेगोशिएशन अगर हम पर्सनालिटीज को साइड पे रख देंगे ना, तो हम मजीद ऑब्जेक्टिविटी बिल्ड कर लेंगे इक्वेशन में, कि अदर पर्सन को छोड़ के हम उसके कोर आइडिया के ऊपर बात कर रहे हैं, वो किस तरह से बात कर रहा है. और आई थिंक ये चीज उसी को एड्रेस करती है जो अकील आपने पहले कहा कि आपको लिसनर भी अच्छा होना है और कम्युनिकेटर भी अच्छा होने की जरूरत है राइट मोमेंट के ऊपर. हाँ, have to be very smart. तो तभी आप जो है. अच्छा, इसके अंदर related to your field, I would just come up with another example of being smart when you are negotiating. तो जैसे for example आप जाते हैं और आप means in your field you have to go and buy clothes, and you are, and it's an aggressive market where people, they don't usually give you the price which you are trying, even though if you have done your research work. But something which I have learned being a small child going with my aunts and my mother for shopping, what I've learned is that the way you can be smart is, iske andar we'll start off Faizan with a story. Imagine you're on your vacations, you're in a nice festival setting in Morocco. एक आदमी जो है आपके पास आता है
और वो कहता है कि प्लीज कम टू आवर स्टॉल, वी हैव वेरी गुड मोरक्कन रग्स, और आप उसके स्टॉल पे जाते हैं एंड वो आपको फॉरन जो है मोरक्कन टी पेश करता है, आपके फैमिली के लिए स्वीट्स लेके आ जाता है, एंड यू आर सिटिंग देयर कंफर्टेबली, एंड उसके बाद ही स्टार्ट शोइंग यू। अब इसके अंदर बताएं, व्हाट डू यू थिंक would your negotiation strategy be if suddenly your child says to you, dad, this shop is really beautiful and we have to take something from here? So now you are in a point where negotiation is very difficult, even though you have done your homework, even though you have set your BATNA, but now he's already put in your place where you are at his mercy. So now you take the same setting and you are going for buying a specific dress, और उसने बहुत सारे थान खोल के दे दिए, showing you different options. Now if he understands your psyche और उसको ये समझ आ जाए कि this is the product, in the beginning आपने उसको शो करा दिया कि this is something which I really want, then it will be difficult for you to bargain. But instead of that, if you have set your eyes on what you want and you don't focus on that until the very end, you just keep browsing through the other products, and then you talk about something which you really wanted and he is not aware of that, you have a very good chance of negotiating and buying that item from him, because he does not know that is exactly what you wanted. Exactly. And I think ये लोग का बहुत अच्छा customer service होता है, like giving a tea and some refreshment. It's a good customer service. और आई थिंक इसके साथ साथ वो आपके गाइड्स भी कनेक्टेड होते हैं। सो whenever you are in a place like मोरक्को, जहाँ पे अगर आप पहली मर्तबा जा रहे हैं तो फिर आपको गाइड्स की जरूरत पड़ती है, या किसी भी मुल्क में जाते हैं, इट्स नॉट जस्ट मोरक्को, इजिप्ट आप जाते हैं तो आप फर्स्ट गाइड लेंगे, उसके बाद जब नेक्स्ट टाइम आप जाएंगे तो आप मोर कॉन्फिडेंट होंगे कि यार मैंने ये सब जगह एक्सप्लोर की हुई हैं, सो आई कैन रिलाई ऑन माई ओन। बट गाइड्स भी कनेक्टेड होते हैं टू सर्टेन स्पॉट्स जहाँ पे वो अच्छी जगह पे आपको लेके जाके पहले ही ये सारी चीजें आप साथ जेल हो जाते हैं, चाय आ रही है आपके लिए 2-3 चीजें आ रही हैं, और अगर आप फैमिली के साथ हैं तो अकेले हैं जैसे कहा कि, और आपके बच्चे ने वहां पे हाथ रख दिया 1-2 चीजों पे, तो फिर तो आपकी निगोशिएशन तो बहुत वीक ही हो जाती है। आई थिंक ठीक ठाक आप खर्चा करके निकलते हैं फिर तो, क्योंकि फिर वो अगला माशाल्लाह इस पोजीशन में आ जाता है कि वो आपको वैल्यू सेल भी कर देता है, अप सेल भी कर देता है, वो सारी सेलिंग ट्रिक्स आपके ऊपर अप्लाई हो जाती है। Exactly. So ये सिलसिला है। I think Akhil, we thoroughly enjoyed a very good discussion on negotiation माशाल्लाह से, और बड़ा आपका हमने टाइम लिया थी और बहुत कुछ हमने सीखा थ्रू द सेशन। आई थिंक क्लोजिंग पार्ट की तरफ मूव होते हैं, और जिस टॉपिक पे मैंने आपको रोका था सैलरी वाले के ऊपर, उस टॉपिक के ऊपर हम क्लोजिंग के अंदर बात करेंगे, क्योंकि सैलरी एक ऐसा मसला है सैलरी नेगोशिएशन का जिसमें बहुत लोग मेरे पास भी आते हैं और पूछते हैं ये वाली चीज के अच्छी सैलरी नेगोशिएशन कितनी इंपॉर्टेंट है। और क्योंकि मैं एक रिसर्च में पढ़ रहा था कि हम 25% हम अपनी अर्निंग कॉम्प्रोमाइज कर देते हैं अगर हम अपनी सैलरी नेगोशिएट सही नहीं करते तो आपका क्या है इसके ऊपर व्यू है, और किस तरह से नेगोशिएट करना चाहिए सैलरी को विदाउट कॉम्प्रोमाइजिंग ऑन आवर स्किल्स एंड द पोजीशन व्हिच वी आर अप्लाइंग फॉर? Faizan, first of all, again thank you for giving this opportunity to me for speaking on this, and I hope listeners जो हैं they would take some positive things out. और ये जो last में आपने question पूछा है, this is a very good question, and I think a lot of people will benefit from this. I will share a personal experience of mine also trying to answer this question, and I will also try to guide our listeners to ways in which they can negotiate in a better way so that they get the position they want and also achieve the salary which they start off. तो इसके अंदर इम्पोर्टेंट पॉइंट फैजान सबसे पहले ये कि yet again which was the core of our discussion, homework is the key important aspect. You see, I was also doing a lot of research into this salary negotiation part, and I've read a lot of articles. Thinking it's a two-way thing. Whether you're going through a recruiter or you're directly coordinating with the employee, for both of them, this is a painstaking phenomena कि वो एक, because you know the search is not something which we believe is easy. You have to find the right candidate to fit a specific job profile skill. So you're looking at so many CVs, you're reading out the resumes, then you go through, nowadays you know how detailed the process is. You have so many interviews, and then finally
you select a person who you want to hire, and then at the very end you come up with these salary negotiations. तो अगर आप recruiter और client के perspective से देखें, they won't feel comfortable at all if they let you go by not offering you what they want, because for them the BATNA is that if they lose you, they have to start the process all over again. So number one, they are spending the resources, and number two, they are spending their cost on this. तो आपको सबसे पहले अपने दिमाग में ये रखना है कि it is not a comfortable and good position for them if you lose. हमें डर ये होता है why we say less, इसलिए हमें ये लगता है कि if we ask for more. इस पॉइंट को दोबारा से रीआइटरेट कीजिएगा. आपने यही कहा कि अगरचे आपको ऑफर हुई है तो आपको लूज नहीं किया जाएगा, अपने ऊपर कॉन्फिडेंस रखें, ऑर्गेनाइजेशन आपको नेगोशिएट कर रही है. एग्जैक्टली, वेरी इंपॉर्टेंट. तो इसके अंदर आपने वेरी गुड, यू रीआइटरेटेड दिस, एंड द यूजर्स शुड अंडरस्टैंड नॉट टू लूज द कॉन्फिडेंस एट दैट टाइम. होता ये है कि हम लोग हमेशा ये सोचते हैं वी हैव द फेयर फैक्टर. If you have the fear factor in negotiation with you, then you are not going to reach a good deal. तो वो fear factor आपको अपने दिमाग से रखना है, because fear factor कब आपका कम होगा? When you have a good BATNA, when you have made your alternatives कि अगर I don't get this role, what are my alternatives? What are the other options which I have? That is why always, Faizan, you know, when we were studying together and when we were, you know, in our professional lives, we always have plan A, plan B. For example, ये course के अंदर इतने हमारे, and this we have been doing in lot of aspects of life. इस course में इतने marks अच्छे नहीं आए तो next course को कैसे target करेंगे? How would we overall maintain our GPA? Or for example, if we come out with this profession, how can we add on our soft skills, other skills to increase, you know, always. तो ये तो एक अलग, just diverting from the topic. So number one is that they have to be comfortable, they have to believe in themselves. Or second point ये कि what, when you are negotiating, you always have to know what is the final goal I want, what is my specific target which I am trying to reach, and put it always in a way that when you are dealing with your recruiter or the client, to make them understand why you think you deserve this much salary. I'll give you my personal story behind this. When I was switching jobs around 3 years back, so after all the processes, I was speaking with the person who I had to be assigned to. He was a commercial manager and I was being taken in for a position of a subcontract engineer. तो उसने मुझे डायरेक्ट यही पूछा कि अकील, what salary do you have in mind? And now this is $1 million question, because the question is whether you give them a figure, whether you give them a range, or what do you do? So I told him exactly in this way, that at this specific moment of time, this is what I'm getting. These are the benefits which are allocated with what I'm getting, and these are my roles and responsibilities. In my new position, you are requiring me to do these certain specific requirements. These are the job profile which you want me to complete, and based on that, definitely this is more demanding and encompasses a different kind of role. So it should be more than what I'm getting at this specific point. How much more it should be depends on what you could offer, but with all the added benefits and the work, this is what I put it up to them. So based on that, he came up with a figure. So if you start off with a specific figure and give it to them, then that means you have just narrowed down the equation. So the key number one is never give up a specific figure. Always you have to speak in a way that you give them the first chance to come up with a proposed figure. So at least you know what is the maximum and minimum I can play with. आई थिंक आपने बहुत ही अच्छा एक्सप्लेन किया कि हम अक्सर औकात ये करते हैं कि एक तो हम जल्दबाजी करते हैं, दूसरे हम ये करते हैं कि फियर होता है कि लूज ना कर जाए, क्योंकि जॉब मार्केट और वो सब चीज़ें हैं, और स्ट्रेस, फैमिली का प्रेशर, फाइनेंशियल रिस्पॉन्सिबिलिटीज, अदर चीज़ें हमें इस तरह से सिचुएशन में ले आती हैं कि हम ब्रॉडली थोड़ा सोचते नहीं है कि यार
जिस तरह आपने पहली बात की है ना कि जब आपको ऑफर कर रही है कोई ऑर्गेनाइजेशन, इसका मतलब है वो दोबारा से सब चीजों पे इन्वेस्ट नहीं करेगी, वो ऑलरेडी कर चुकी है। दे हैव शॉर्टलिस्टेड यू आफ्टर गोइंग थ्रू अ रिगरस प्रोसेस। तो आप तो शॉर्टलिस्टेड हैं, अब ये आपके ऊपर है कि आप अच्छे तरीके से खेल के एक अच्छी सैलरी उनसे नेगोशिएट करें। और सैलरी सिर्फ नहीं होती, ओवरऑल कंपनसेशन होता है, जिस तरह अकील ने एक्सप्लेन किया कि पहला चांस उसको उनको दें कि वो एक नंबर के साथ आए। अगर आप ही पहला चांस पहले शॉट खेल लेंगे तो फिर आप अपनी निगोशिएशन बहुत वीक कर लेंगे। और अक्सर औकात ये भी होता है अकील के लोग बहुत कम पे मान जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल a 10,000 rise in the salary, मतलब लाइक के इमेजिन समथिंग, यू आर लीविंग अ कंपनी, मतलब इतने कम मार्जिन पे क्यों? आप ऑलरेडी एक जगह बैठे हो, एस्टेब्लिश रेपुटेशन है आपकी, आप वहाँ पे वेल सेटल्ड होते हो, जब दूसरी जगह जाते हो, नई जगह जाते हो, बहुत चीजें चेंज होती हैं। तो आई थिंक ये बड़ा ब्रॉडली सोचने की जरूरत है, और आपने बहुत ही अच्छा एक्सप्लेन किया इन दोनों पॉइंट्स को। थैंक यू फॉर दैट। आई थिंक ये 2 लास्ट कमेंट्स हमारे पास आए हुए हैं अदील शाह की तरफ से। वन इज अराउंड के a very interesting session which we have thoroughly enjoyed. Thank you Adil so much. Thank you, और Adil. दूसरा उन्होंने आपसे सवाल पूछा है कि who is the best negotiator you have ever met in your life? I will just add to this, Faizan. Adil is my younger brother, and thanks for the love and support. And the best negotiator which I have met is, I would say, hands down, a very easy answer is my father, because all these skills which I have learned is from him, and he's a personality on its own, and it's always pleasure listening him out and the way he tries to convince us. Because negotiation at the end of the day, as we were discussing with Sidra, it's something which we do on a day-to-day basis. And what happens between me and my father is we keep negotiating about small things, like what which is the best place for you to live in, or which, if you're taking this job, why is it important for you, starting off with which career you have to choose. So these are things which, if you're good in negotiation with your parents, or let me put up a very difficult one, for a man, who should I marry, and negotiating that with your parents. So hands down, my father. Okay, that's very sweet. Great जी, thank you so much अकील, आपने बड़ा जबरदस्त एक्सप्लेन किया. We have a very productive session today. Once again, thank you for coming in and giving so much time and thought, especially जो experiences आपने relate किए वो बहुत जबरदस्त थे. So we have already reached an hour and 7 minutes. So let's move towards the closure. Start करेंगे सिद्रा से closing remarks पे, then आपकी तरफ आएंगे, then फिर मैं अपने 2 cents दे के session को close करेंगे. We look forward to seeing you again, inshallah, some other time as well. Absolutely. Exactly. And I think a session was very informative. बहुत मुझे knowledge मिली है, और I have learned a lot, like how to drive a situation and how to do a negotiation and how to do a communication and everything. मुझे काफी कुछ मैं तो बहुत कुछ सीखा है. And hopefully के जो हमारे viewers होंगे उन्होंने भी बहुत कुछ सीखा होगा. It was a really nice to have you. Okay. Thank you so much. Thank you, Sidra. Thank you, Sidra, for the kind words, and it was a very elaborate and good discussion. And I would say that, learning is something which is a process which never stops. So I've learned a lot of good things from both of you, and with our personal experiences which we have shared with each other, I think probably the users would have also benefited by learning from our small experiences and putting that into life. And I hope these experiences would be for the overall good of the public, that in experience, say, if they are able to get a good deal, or whether they are able to move up the ladder to a good position and use these negotiating skills for a win-win situation in their life. That is the basic message from all of us. Yes. Beautiful, sir. थैंक यू सो मच अकील. मेरे लास्ट मिनट कमेंट्स ये थे कि आई थिंक ये थैंक यू, आपने बड़ा अच्छा एलेबोरेट किया, आपकी एक्सपीरियंसेस बहुत जबरदस्त थी. स्पेशली आपने जो लिसनिंग स्किल की बात की, कम्युनिकेटिंग की, हम बहुत अक्सर औकात मिस करते हैं उसको. आई थिंक कि हमें नेगोशिएशन अपने रिलेशनशिप्स के अंदर बहुत ज़्यादा
कंसिडर करनी चाहिए अपार्ट फ्रॉम जस्ट अपनी प्रोफेशनल लाइफ या पर्सनल लाइफ के अलावा। प्रोफेशनली आप अपने आप को एक अच्छा नेगोशिएटर बना सकते हैं। कुछ स्किल्स पे हमने बात की। नेगोशिएशन एक बहुत बड़ा समंदर है, इसके अंदर जितना आप डीप डाइव करते चले जाएंगे आपको मजीद चीजें एक्सप्लोर करते रहेंगे और आप आहिस्ता आहिस्ता उसके अंदर एडवोकेसी लेवल तक पहुंच जाएंगे। सो आई थिंक ये बहुत ही बुनियादी चीज ये है कि अपने इरादे की पुख्तगी जो कि इंसान को रखनी होती है किसी भी चीज को सीखने, समझने या इम्प्लीमेंट करने के लिए। क्लोजिंग नोट सिर्फ एक छोटे से शेर से करना चाहूंगा। मेरे पुख्ता इरादे खुद मेरी तकदीर बदलेंगे, मेरे पुख्ता इरादे खुद मेरी तकदीर बदलेंगे, मेरी किस्मत मोहताज नहीं हाथों की लकीरों की। Thank you, very well. Thank you all. हाफिज। Thank you so much. Love.